वेलकम बैक। आप सबों का मेरे YouTube चैनल अयूब सर क्लासेस पर बहुत बहुत स्वागत है। आज जो हम लोग करेंगे वह करने वाले हैं हिंदी का 30 में 30 क्वेश्चंस। देखिए, हिंदी हमें लगती तो आसान है, लेकिन जब हम क्वेश्चंस को बनाने लगते हैं तो जिनका हिंदी बैकग्राउंड या फिर हिंदी शब्दों से या सेंटेंस को समझने में वह दिक्कत होता है, उनके लिए थोड़ा सा यह मुश्किल हो जाता है। लेकिन जब आप इसके भाव को समझ जाते हैं ना, गद्यांश का भी एक भाव होता है, एक सेंटेंस का भी एक भाव होता है, शब्दों का भी कोई अर्थ होता है। जब उनको आप समझते हैं तब आप अपने आप क्वेश्चंस को बनाना शुरू कर दीजिएगा। इसीलिए, और ये जो कहिएगा कि अचानक ही आ जाएगा, एकाएक आ जाएगा, ऐसा नहीं आएगा। आज हम लोगों ने टेस्ट लिया तो कई स्टूडेंट का हिंदी आसान सा क्वेश्चंस भी गलती होने लगा और उनको लगने लगा कि हिंदी हार्ड हो गया। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। ये पहला था इसलिए ऐसा महसूस हुआ आपको। अब धीरे धीरे जब से आप हिंदी अधिक से अधिक गद्यांश प्रैक्टिस करने लगिएगा, पद्यांश प्रैक्टिस करने लगिएगा, फिर पकड़ने लगिएगा क्वेश्चंस को, फिर समझने लगिएगा कि बनाना कैसे है। इसीलिए बिल्कुल नहीं, फर्स्ट अटेम्प्ट में ऐसा ही होता है, कोई दिक्कत नहीं है। हम जब तक किसी भी चीज को बार बार प्रयास नहीं करते हैं उसको, तब तक वह चीजें हमारे मस्तिष्क में आसानी से नहीं बैठती है। मस्तिष्क में बैठने के लिए भी थोड़ा टाइम लगता है। फर्स्ट बार तो कुछ नहीं होता, सेकंड बार थोड़ा सा, और थर्ड बार ही आपको अच्छी तरह से बैठ जाता है। तो 3 लेवल होता है किसी भी चीज को अपने मस्तिष्क में बैठने के लिए। तो चलिए इस क्वेश्चंस को हम लगाएं और पहले इसको पढ़े कि कह क्या रहा है। देखिए, आगे इस लोकानुग्रही का रूप का विग्रह अलाव भी है। देखिए, ये जो आग के बारे में बात हो रहा है और अलाव के बारे में बात हो रहा है। ये अलाव क्या होता है? देखिए, यहाँ जो शब्द है ये देखिए आग के बारे में कर रहा है, और लोकानुग्रही लोगों का अनुग्रही रूप का विग्रह अलाव है ना। क्या है? अलाव है। जो जलता हुआ, जो गांव में जो जलता है ना, अलाव टाइप का, जो उसे आप घूर भी कह सकते हैं, सिंपल सा गांव की भाषा में, देशज भाषा उसे कह सकते हैं। या कोई जला दिया, लकड़ी जोड़ करके जला दिए आग को ठंडा का दिनों में, और चारों तरफ से हम लोग बैठ करके, है ना, गांव समाज में बातें होती है, उसी के बारे में जिक्र है। जो न केवल शीत दूर करने का माध्यम है, शीत का मतलब क्या हो गया? ठंडा। न केवल शीत दूर करने का माध्यम है, बल्कि लोक की सामूहिक चेतना का प्रतीक भी है। यानी यह लोक के सामूहिक चेतना का प्रतीक है, एक जगह करने की यह प्रतीक है ना। एक साथ बैठ करके सब अपने विचारों को व्यक्त करता है ना, तो ये सामूहिक चेतना बढ़ती है। यहाँ पे वही बातें कर रहा है। अलाव से भी जुड़े हैं नेह छो के अदृश्य बंधन। नेह छो के अदृश्य बंधन। ये नेह छो क्या होता है? ये नेह छो शब्द बहुत, हालांकि यह साहित्यिक शब्द है और ये कह सकते हैं इसको, इसका मतलब स्नेह हो सकता है, क्योंकि अलाव से भी जुड़े हैं नेह छो के अदृश्य बंधन, स्नेह के अदृश्य बंधन, जिनके पास में बंधा हुआ था समूचा गांव। और कहता है कि जिसके ये स्नेह का जो अदृश्य बंधन था, जिनके पास में जो है ना बंधा हुआ था समूचा गांव। एक गांव में जो है ना सभी लोग एक आकर के, है ना, अलाव के चारों ओर बैठते थे और आपस में बातें करते थे, शेयर करते थे। इसीलिए वह जुड़ा हुआ था, एक स्नेह बना हुआ था। जैसे जैसे बदलाव ने पांव पसारे हैं, अलाव अब प्रायः स्मृति की चीज बनता जा रहा है। स्मृति मतलब यादाश्त की चीज बनता जा रहा है, यानी भूलते जा रहे हैं हम लोग। अलाव के बारे में हम लोग क्या भूलते जा रहे हैं? आप किसके पास कितना टाइम है? जैसे जैसे शहरीकरण आ रहा है, बदलाव आ रहा है, लोगों के पास टाइम नहीं है कि जाकर के घूर या अलाव के सामने बैठ करके 2-4 गप्पे लगा ले, है ना। लोग इतना व्यस्त हो गया है पैसे में, रोजी रोटी कमाने में, आगे विकास करने में, कि वह अपने जो स्वभाव होता है उसी चीज को वह भूल गया है। गांव जो अलाव के पास बैठकर अपने दुख सुख बांटता था। देखिए, कही दिया ना, गांव जो अलाव के पास बैठकर क्या करता था? अपने दुख सुख बांटता था, वह अब सहराता जा रहा है। यानी अब सहराता जा रहा है, यानी शहर का उसमें शहरीकरण उसके अंदर घुसता चला जा रहा है, वह खत्म होता जा रहा है। यह बात कर रहा है। समय के साथ हमारे प्रेम और अपनत्व के दायरे सिमटते जा रहे हैं। बात भी सही है, समय बढ़ता जा रहा है, बदलाव आता जा रहा है, और हमारा जो अपनत्व का जो भाव था वह भी धीरे धीरे सिमटता जा रहा है, सिकुड़ता जा रहा है, कम होता जा रहा है। यही बातें हुआ। शहरों से आयातित शहरीपन गांव की नस नस में समाता जा रहा है, यानी शहर से जो आयातित जो आया है शहरीपन, शहर से क्या आया है जी? शहरीपन आया है, वह गांव के नस नस में समाता जा रहा है। यानी गांव भी धीरे धीरे शहर की तरफ बढ़ रहा है, शहर बनता जा रहा है। दुमुहापन, यानी दुमुहापन क्या होता है जी? जो
एक चीज को हम जब अलग अलग तरह से बोलते हैं ना, ये तो वह दुमुहापन हो गया। आज की सबसे बड़ी आवश्यकता बनती जा रही है, वह आज की सबसे बड़ी आवश्यकता बनती जा रही है दुमुहापन, है ना। सही गलत की बारे में हम जो है ना बड़ी सोच समझ के बोलते हैं, वह दुमुहापन होता है उसी को। ऐसे में बौना चौपाल पर, ऐसे में क्या कर रहा है, चौपाल पर अलाव के इर्द गिर्द बैठकर इकहरे इकहरे यानी इकहरे मन में से बातें भला किसे रुचे यानी किसे अच्छा लगे। तो जब दुमुहापन जैसा बात अब आने लगा है, सबसे बड़ी आवश्यकता बनता जा रहा है, तो ऐसे में कहिए कि चौपाल लगाकर एक साथ बैठ करके अलाव के इर्द गिर्द बैठकर इकहरे मन से बातें भला किसे सूचे, यानी जो साफ सुथरी बातें करते हैं ना, सीधा, यानी कि नो कोई छल कपट वाला बात नहीं होता है। इकहरे मन से यानी जो बोलना है बोल देंगे, आपको बुरा लगे अच्छा लगे उससे मतलब नहीं है। लेकिन जब दुमुहापन की बात आती है तो हम वही बोलेंगे जो आपको अच्छा लगेगा, हम वो चीज नहीं बोलते हैं, है ना, जो आपको हमारा उससे रिश्ता खराब हो जाए या हमको ये फायदा ना हो। तो इस तरह को दुमुहापन वाली बात ये होता है। चलिए आगे देखते हैं और इस क्वेश्चंस को लगाने की कोशिश करते हैं। ये क्वेश्चंस आपका 91 का पहला क्वेश्चंस है कि अलाव को लोक की सामूहिक चेतना का प्रतीक क्यों कहा गया है। पहला ही सेंटेंस से सवाल है कि अलाव को लोक की सामूहिक चेतना का प्रतीक, किसका चेतना का, सामूहिक चेतना का प्रतीक क्यों कहा गया है। या हाथ सेकने का सर्वोत्तम माध्यम इसलिए कहा गया। तो इस सब ऑप्शन तो आप काट ही सकते हैं ना, यह हाथ सेकने का कोई मतलब नहीं है, मानते माध्यम है, लेकिन सामूहिक चेतना का यह प्रतीक कैसे है, ये बात सोचना है आपको। थोड़ा सा डीपली सोचिए ना। इसके चारों तरफ समूह में बैठने का नियम है क्या, ऐसा कोई नियम है कि इसके चारों तरफ समूह में ही बैठेंगे, है ना। इसे जलाने की सामग्री बिल्कुल मिलजुल कर खरीदी जाती है, ये भी कोई बात नहीं है कि इसके जलाने की सामग्री मिलजुल कर, कहीं भी लगा रहता है अलाव, हम आकर के बैठ करके वहां हम तापने लगते हैं, वह सेकने लगते हैं सर्दियों के दिनों में, है ना, आराम से बातें करने लग जाते हैं। तो मिलजुल के खरीदने की कोई बात नहीं, ये तो कट ही गया। उसके बाद एक दूसरे को कहने सुनने का मौका मिलता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन हो गया और यही सही हो गया कि अलाव में को जो कहा गया है ना सामूहिक चेतना का प्रतीक, इसलिए कहा गया है कि जब अलाव जलता है और चारों तरफ लोग बैठते थे, है ना, अभी भी बैठते हैं, कहीं सुदूर देहात गांव में हो सकता है जहां अभी भी शहरीपन उतना नहीं पहुंचा है, तो वहां लिख तो वो एक दूसरे से कहने सुनने का मौका मिलता था, है ना। वो अपनी बातें कहता था, वो अपनी बातें कहता था, वो कुछ सुनाता था, वह कुछ सुनाता था, और अपनी संवेदनाएं व्यक्त होती थी, एक दूसरे के साथ घुलने मिलने की मौका मिलता था, यही बात होगा। तो बिल्कुल 4 नंबर बिल्कुल सही इसका जवाब होगा कि एक दूसरे के साथ क्या होता है जी, एक दूसरे के साथ घुलने सुनने का कहने का मौका मिलता है। तो बिल्कुल सही जवाब यही होगा आपका। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 92 का सवाल है कि अलाव स्मृति की चीज क्यों बनता जा रहा है। ये स्मृति की चीज, रिमेंबरिंग की चीज क्यों बनता जा रहा है, यानी इसको हमें याद करना पड़ रहा है, ऐसा क्यों बनता जा रहा है, ये आपसे पूछा है। तो शहर के प्रभाव ने गांव की जीवन शैली बदल दी है क्या, इसलिए वह स्मृति का चिन्ह बनता जा रहा है। या अलाव जलाने की सामग्री समाप्त हो गई है, ऐसा तो कोई बात नहीं है ना, अलाव जलाने की सामग्री समाप्त होगा स्मृति, ऐसा नहीं, अभी भी अलाव जलाने की सामग्री है, लकड़ी है, बहुत सारे पुआल है, गाँव में तो अभी भी खेती की जाती है ना। तो ये कोई ऑप्शन नहीं, पहले तो इसको काट ही दीजिए। गाँव के लोगों के पास समय का अभाव है, ऐसा नहीं है, ये भी कट जाएगा। बिजली आने से अलाव की आवश्यकता नहीं है, ये भी नहीं है ना, बिजली आने से आवश्यकता नहीं है, ऐसा कोई बात नहीं है। तो ये तो 3 तो कट ही गया, तो 1 नंबर बिल्कुल आंसर सही निकल गया कि शहर के प्रभाव ने गांव की जीवन शैली बदल दी है। क्योंकि हमने अभी तुरंत पढ़ा था कि जो शहरीकरण जैसे जैसे आया है ना, तब से यह सभी बातें होने लगी है। देख लिए यहां पर आपको दिखा देते हैं कि जो शहर का प्रभाव था गांव के, है ना, शहरीकरण वाला बात यहाँ था। यहाँ देखिए, यहाँ से है कि शहरों से आयातित शहरीपन गांव की नस नस में समाता जा रहा है ना, तो ये वाली बात है। तो बदलाव ने पांव, जैसे जैसे बदलाव ने पांव पसारे हैं, अलाव अब प्राय स्मृति की चीज बनती जा रही है। यानी जो बदलाव धीरे धीरे हो रहा है, शहरीकरण आ रहा है, तो अलाव की चीज क्या बन रही है, स्मृति का बनती जा रही है। तो यहाँ से आप इसको सही कर सकते थे। चलिए कोई बात नहीं, होता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा जी, 91 का 1 नंबर ही सही और सटीक जवाब होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, ऐसे में चौपाल पर अलाव के इर्द गिर्द बैठकर इकहरे मन से बातें भला किसे रुचे।
इकहरे मन से बात, ये सेंटेंस उठा के आया है कि ऐसे में चौपाल पर अलाव के इर्द गिर्द बैठकर, है ना, आसपास बैठकर इकहरे मन से इस पर चर्चा किए थे। मन से बातें भला किसे रुचे, किसे अच्छा लगे। इकहरे मन से की जाने वाली बातों का क्या स्वरूप होगा, ये इकहरे मन से की जाने वाली बातों का क्या स्वरूप होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो एक तरफा बात, ऐसा नहीं है एक तरफा, इकहरे मन का मतलब एक तरफा बात नहीं होता है। सीधी और स्पष्ट बात, हाँ ये हो सकता है, सीधी और स्पष्ट बात होगा। प्रिय लगने वाली बात, ये प्रिय लगने वाली बात तो जब आप बोलिएगा तो वह तो वही दुहमुआ वाला बात हो जाएगा ना, कहीं पर कुछ उपदेशात्मक बात का कोई मतलब ही नहीं है। तो सीधी और स्पष्ट बात ही इकहरे मन की बात है ना, ये इकहरे मन से बातों का स्वरूप यही है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं और आगे चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। यह है आपके सामने कि वह अब सहराता जा रहा है। वह अब क्या हो रहा है, सहराता जा रहा है, गांव के बारे में बोल रहा है, सहराता जा रहा है। लेखक ने रेखांकित शब्द को किस भाव के लिए लिखा है। ये जो रेखांकित शब्द है सहराता जा रहा है, अब वह सहराता जा रहा है, लेखक ने कौन सी बात, आधुनिक होने का भाव के मतलब, या सामूहिकता समूह होने का भाव, या शहर में बस जाने का भाव, या सब व आधुनिक होने का भाव। तो ये जो है ना, ये जो अब सहराता जो जा रहा था ना, वह अब सहराता जा रहा है, यानी अब क्या हो रहा है, वह समूह में, अब जो पहले बैठ के अलाव के सामने सामूहिकता होती थी वह बात खत्म हो रही है। तो यही होगा इसका सामूहिकता समाप्त होने का भाव, यही होगा सामूहिकता समाप्त होने का भाव। शहर में बस जाने का भाव नहीं होगा, सब संस्कृति होने का कोई जिक्र इतना नहीं हुआ है। आधुनिक होने का भाव इसका कोई स्पष्ट नहीं है, लेकिन यह स्पष्ट है कि सहराता जा रहा है, इसका मतलब है कि जो सामूहिकता हुआ करता था, एक साथ अलाव के पास बैठ करके हम लोग जो दिखाते थे, वो अब क्या हो रहा है जी, खत्म होता जा रहा है, शहरीकरण जैसे जैसे आ रही है। चलिए अब नेक्स्ट बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चंस की तरफ हम लोग चलते हैं। ये देखिए 95 नंबर का क्वेश्चंस, चलिए यहां से हम देख लेते हैं। ये देखिए, गद्यांश के अनुसार कौन सा व्यवहार शहरीपन की ओर संकेत करता है, यानी कौन सा व्यवहार जो है ना शहरीपन की ओर संकेत करता है। तो शहरीपन की ओर संकेत करता है, तो अलाव का न जलना, क्या यह शहरीकरण की तरफ संकेत करता है, या इकहरे मन से बात करना, या अपने मन का भाव कम होना, या शीत दूर करने के नए तरीके अपनाना। तो ये शीत दूर करने नए तरीके तो कट ही गया। उसके बाद शहरीकरण की ओर संकेत कर रहा है, यानी अलाव का न जलना, या अपनेपन का भाव कम होना, अपनेपन का भाव कम होना, ये भी हो गया कि अपनेपन का भाव कम हो रहा है। इकहरे मन से बात करना, ये भी नहीं होगा। अलाव का न जलना, ये उतने मन नहीं, लेकिन अपनेपन का भाव जो खत्म हो रहा है ना, यही शहरीकरण की ओर संकेत कर रहा है कि हम शहरीकरण हो रहे हैं, क्योंकि हमें अपनेपन का जो भाव होता था पहले, कि हम लोग एक साथ बैठ करके एक दूसरे के सुख दुख में साथ देते थे। आप कहीं पर इस लाइन को पढ़े होंगे, आपको दिखाते हैं लाइन को, सुख दुख वाला लाइन जो था, कि हम बांटते थे, कहते थे कि गांव जो अलाव के पास बैठकर अपने अपने सुख दुख बांटता था, वह अब सहराता जा रहा है। समय के साथ प्रेम और अपनत्व के दायरे सिमटते जा रहे हैं। वही जो शहरीपन है, शहरों से आती शहरीपन की नस नस में समाता जा रहा है। तो यही बात कह रहा है कि अपनेपन का जो भाव हुआ करता था वह खत्म हो रहा है, इसलिए शहरीकरण का मतलब यही संकेत कर रहा है। तो ये आपका बिल्कुल सही होगा, नंबर 3 आपका सही हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। नेह छो का अर्थ क्या है, नेह छो का अर्थ क्या है। तो नेह छो का अर्थ है सम्मान, स्नेह, भक्ति, अवस्था। हमने कहा था नेह छो का अर्थ जो है ना, सम्मान नहीं है, भक्ति नहीं है, आस्था भी नहीं है, स्नेह बिल्कुल होगा। आप कहिएगा कैसे, तो देखिए यहाँ पर एक शब्द लिखा हुआ था, जहाँ नेह छो था वहाँ आप इसको गौर कीजिएगा, शायद आप गौर किए कि नहीं किए। हम तो बताए थे कि अलाव से जुड़े हैं नेह छो के अदृश्य बंधन, जिनके पास में बंधा हुआ था समूचा गांव, है ना। तो समूचा गांव जो जुड़ा हुआ था एक साथ, सामूहिक चेतना का प्रतीक था ये अलाव, है ना। तो इससे जुड़े हैं नेह छो के अदृश्य बंधन, यानी नेह छो का मतलब स्नेह के अदृश्य बंधन जुड़ा हुआ था जब अलाव जलती थी और लोग एक साथ बैठते थे, तब की बात यह कह रहा है। तो नेह छो का अर्थ क्या हो जाएगा जी, तो इसमें सम्मान की तो कोई बात नहीं कहता है, भक्ति का तो कोई बात ही नहीं कहता, आस्था की कोई बात नहीं है। नेह छो का मतलब स्नेह का होगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये दुहमुहा। ये दुहमुहा से भी सवाल आपसे पूछ लिया है। तो देखिए दुहमुहापन से तात्पर्य है, दुहमुहापन से क्या तात्पर्य है। तो दो विषयों पर एक साथ चर्चा करना नहीं, ऐसा नहीं है। अवसर के अनुसार बात करना, ये तो नहीं है। दो समान तरीके से भाव रखना, है ना।
दो समान तरीके से, दो समान तरह से भाव रखना ये भी नहीं होगा। तो इसमें होगा अवसर के अनुसार बात कहना होगा, या कभी कुछ तो कभी कुछ कहना, ये ज्यादा स्पष्ट लगता है। कभी कुछ कहना, यानी दो मुंहापन है ना। तो आपका मुंह जो है एक तो है, लेकिन आप कभी कुछ बोल देते हैं और कभी कुछ बोल देते हैं, है ना। तो ये दो मुंहापन वाली बात अब आ रही है, जो पहले हमारे अंदर जो हुआ करता था कि हम क्या करते थे, ऊह पोह वाला बात बोलते थे, यानी स्नेह वाली बात जो बोलते थे, हमारे साथ अस्पष्ट वाला बात जो होता था वह छूट रहा है, और हम कभी कुछ तो कभी कुछ कहना ही दुह मुहापन से क्या है, तात्पर्य है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। लोकानुग्रही का संधि विच्छेद पूछा है कि लोकानुग्रही का संधि विच्छेद क्या है। तो लोक जो अनुग्रही होगा या लोका जो अनुग्रही होगा, लोकानु तो ये तो कट ही गया, लोका जो अनुग्रही तो कटिएगा, लोका जो अनुग्रही भी नहीं होगा, लोक जो अनुग्रही होगा यही होता है लोकानुग्रही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये अपनत्व में मूल शब्द है। अपनत्व में कौन सा मूल शब्द है, तो अपनत्व में मूल शब्द अपनत्व, ये पहले तो ये बताइए कि अपनत्व शब्द है क्या। तो ये संज्ञा है और ये भाववाचक संज्ञा है, ठीक है। और इसका जो मूल त्व लगा हुआ है ना, त्व, तो अपना जो त्व लगा है ना, तो अपना शब्द ही इसका मूल शब्द है। तो अपना में त्व लग गया, अपनत्व बन गया। तो यही आपका 2-4 नंबर बिल्कुल सही होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। और ये आपको पद्यांश वाला क्वेश्चन आ गया। अब पद्यांश वाला सवाल थोड़ा सा देख लेते हैं। बहुत दिनों बाद मुझे धूप ने बुलाया है। अच्छा, धूप के बारे में बात हो रहा है कि बहुत दिनों बाद मुझे धूप ने बुलाया है। ताते जल नहा पहन श्वेत वसन आई है। जो क्या कर रहा है, ताते वह जल नहा करके पहन के क्या हुई है, श्वेत वसन आई है। वसन मतलब कपड़ा होता है जी। वह श्वेत वसन यानी सफेद कपड़ा पहन के आई है। खुले लॉन में बैठ गई दमकती लुनाई है। खुले लॉन में बैठ गई दमकती लुनाई है। सूरज खरगोश धवल गोद उछल आया है। गोद उछल आया है। बहुत दिनों बाद मुझे धूप ने बुलाया है। ठंडी का धूप सबको पसंद आता है, बहुत बहुत पसंद आता है। ऐसा लगता है जैसे शरीर में गुदगुदी हो रहा है और हमें धूप में बैठने की बहुत मन करता है। तो वही है कि धूप से रिलेटेड यह सवाल आपसे पूछा गया है। तो देखिए ये यहाँ से आपका फिर हम दिखाते हैं, या थोड़ा सा छूट गया था, हाँ यहाँ पर आ गया। चलिए ये है कि नभ के उद्यान छत्र तले भीज टीला पारा हरा फूल गढ़ा मेज पोस पीला, है ना। तो नभ के उद्यान छत्र तले भीज टीला परा हरा फूल गढ़ा मेज पोसी पीला। वृक्ष खुली पुस्तक हर पृष्ठ फड़फड़ाया। वृक्ष खुली पुस्तक हर पृष्ठ फड़फड़ाया। बहुत दिनों बाद मुझे धूप ने बुलाया। पैरों में मखमल की जूती सी क्यारी मेघ उनका गोला बुनती सुकुमारी। डोलती सलाई हिलता जल लहराया। डोलती सलाई हिलता जल लहराया। बहुत दिनों बाद मुझे धूप ने बुलाया। तो ये आपका पद्यांश का कुछ अंश है और इसी से रिलेटेड आपसे सवाल पूछेगा। थोड़ा सा पद्यांश गद्यांश से थोड़ा सा ये थोड़ा डिफिकल्ट होता है, लेकिन डिफिकल्ट क्या होगा, हम पढ़ेंगे समझेंगे तो जरूर बन जाएगा। इसमें डिफिकल्टी का कोई बात नहीं है। तो ये देखिए पहला ही सवाल है आपका 100 नंबर का, यहाँ से शुरू हो रहा है ये कि कवि ने सूरज के लिए किस उपमान का प्रयोग किया है। तो सूरज के लिए कौन सा उपमान का प्रयोग किया है, तो सूरज के बारे में पीली मोज पस हरे फूल गाढ़े गए हो खुली पुस्तक पत्र फड़ा रहे हैं, नहीं ये तो होगा ही नहीं। युवती ऊन गोला बन रही है, ये तो नहीं होगा, ये भी कट गया। ये तो शायद क्लाउड के बारे में, बादल के बारे में बात कर रहा है। सफेद रंग का खरगोश उछल कूद रहा है, हाँ ये होगा। सफेद रंग का खरगोश उछल कूद रहा है। देखिए आपको दिखाते हैं ये कहाँ है। अब ये भी सवाल है ना कि कहाँ है, तो ये देख लेते हैं। ये देखिए कहीं तो दिया हुआ था सफेद रंग का उछल कूद रही है, यहाँ नहीं है, ये नीचे में था। नीचे वाला देख लेते हैं। थोड़ा सा ये पीडीएफ बनाने में थोड़ा सा ये हो गया है, खैर आपको काम से काम मतलब है। देखिए खुले लॉन बैठ दुमकती है। सूरज के बारे में कहा खरगोश धवल गोद उछल आया है, यही ना। सूरज के मतलब खरगोश के से तुलना किया है, उछल के गोद उछल आया है, ये वाला बात यहाँ आपको मिल गया। तो चलिए पहले सवाल बनाते हैं हम लोग, और ये सवाल है आपके सामने, देखिए। तो इसमें क्या हो जाएगा जी, सफेद रंग का खरगोश उछल कूद कर रहा है। तो ये उसके बारे में, सूरज के बारे में यही बात का प्रयोग किया गया है। बहुत दिनों बाद मुझे धूप ने बुलाया से अभिप्राय है। बहुत दिनों बाद मुझे धूप ने बुलाया से
तो बहुत दिनों बाद मुझे धूप ने बुलाया है से अभिप्राय है। अगला क्वेश्चन आपका यही है कि बहुत दिनों बाद धूप ने बुलाया है से अभिप्राय क्या है। कोहरे भरे शीत के बाद धूप निकली हो, कवि को बहुत दिनों बाद धूप में आने का अवसर मिला है, या तेज वर्षा के बाद उजली धूप निकली हो, या बहुत दिनों बाद धूप में बैठने का आनंद आया है ना। तो इसका जो सही है कि ये जो धूप आया है, ये धूप के बारे में बात हो रही है कि वह जो है ना, वह शीत ऋतु का जो धूप है ना उसका बात हो रही है मेनली। धूप का मतलब ये नहीं, धूप तो कभी भी अवसर मिल जाता है, कोई बड़ी बात नहीं है, तो ये नहीं होगा। ये खास करके कोहरे भरे शीत के बाद जो धूप निकलती है ना, चारों तरफ कोहरा है फिर धूप निकलेगा ना, वह धूप ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है ना। ठंडे शीत ऋतु का जो धूप होता है, जहाँ बहुत शीत हो ऋतु हो और उस समय जो धूप आती हो, तो हम लोग सब धूप के सामने बैठ जाते हैं कुर्सी लगा के ना, आराम से उसको एंजॉय करते हैं। तो यही इसका सही 1 नंबर आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि धूप किस रंग के वस्त्र पहनकर आई है। तो धूप किस रंग के, हरे रंग का नहीं, भूरे रंग का नहीं, पीले रंग का नहीं, सफ़ेद रंग का। तो सफ़ेद रंग का पहनकर आई है। हमने शुरू में ही आपको दिखाया था कि सफ़ेद श्वेत वसन पहन आई है ना, श्वेत वसन पहन आई, ये बात आया था ना, तो उसी का हो गया ये। ताते जल नहा ताते जल नहा में किसके स्नान का उल्लेख है। तो किसके स्नान की बात तो किसकी हो रही है, खरगोश की हो रही है, बिल्कुल नहीं। कवि का हो रहा है, नहीं है ना। सरज का हो रहा है, नहीं है ना। धूप का हो रहा है, किसकी बात हो रहा है, धूप का। धूप जो है ना नहा करके बाहर निकली है, उसी का हम प्रतीक्षा कर रहे हैं। तो किसका स्नान का उल्लेख है, तो धूप का। तो धूप के बारे में बातें यहां पर हो रही है, तो धूप होगा यहाँ आंसर। मेघ ऊन का गोला बनती सुकुमारी से आशय है। मेघ ऊन का गोला बनती सुकुमारी से आशय है। ये वाला लाइन से क्या आशय है जी, समुद्र की लहरें उफन रही है, नहीं तो समुद्र वाला कोई बात नहीं। आकाश में सतरंगे बादल छाए हैं, क्या ये होगा। या वृक्ष पर पत्ते लहरा रहे हैं, नहीं ये नहीं होगा। नभ में श्वेत बादल उड़ रहे हैं, क्या ये होगा। आकाश में सतरंगे बादल छाए हैं, ये नहीं होगा। देखिए सतरंगे बादल क्या है, श्वेत बादल ना, श्वेत बादल उड़ रहे हैं, नभ में श्वेत बादल उड़ रहे हैं। मेघ ऊन का गोला बुनती सुकुमारी, यही ना, मेघ ऊन का गोला। ऊन का गोला का मतलब क्या होता है, ऊन का जैसा तो सफेद रंग का जो है वह नभ में आकाश में श्वेत का बादल उड़ रही है, ये मतलब इसका ये अर्थ हो गया। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये सामने आपका क्वेश्चन है, थोड़ा सा इसको छोटा कर लेते हैं। देखिए यह कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा रंगीन चित्रों एवं बड़े अक्षरों में मुद्रित पुस्तकें पढ़ने के बारे में सही नहीं है ना। ये सही नहीं है, तो ये क्वेश्चंस पहले देख लेते हैं क्या ये सही 104 के बाद 109 तो नहीं होगा। तो अच्छा इधर क्वेश्चन रह गया, यहाँ से है, यहाँ आपका क्वेश्चन कुछ है। देखिए 104 को 105 हो गया। तो ये है कि मुझे धूप ने बुलाया में अलंकार है, मुझे धूप ने बुलाया। अब धूप क्या है, ये निर्जीव है, लेकिन हम उसको सजीव बना के, कवि जो है ना सजीव बना के उसको पेश कर रहा है। तो इसमें जो अलंकार है ना, ये अलंकार आपका कौन सा अलंकार था, ये आपका मानवीकरण अलंकार है। अनुप्रास रूपक नहीं है, उपमा तो है ही नहीं, ये मानवीकरण कर रहा है धूप को कि बहुत दिनों बाद धूप ने मुझे बुलाया। धूप कौन किसको बुलाता है, लेकिन हम उसका मानवीकरण कर रहे हैं, मानव जैसा उसका हम संज्ञा दे रखे हैं। तो ये वाला बात हो गया, ये कवि का कहने का अपना अंदाज है। अब देखिए 105 के बाद 6 पर जाते हैं और यहाँ से आपका सवाल जो होता है ना शुरू होता है पेडागोजी ऑफ हिंदी का। तो यहाँ से पेडागोजी ऑफ हिंदी का सवाल है कि भाषा की पाठ्य पुस्तकों में पहेलियों और वर्ग पहेलियों को शामिल करना। तो पहेलियों और वर्ग पहेलियों क्यों शामिल कर, विद्यार्थियों में समालोचनात्मक चिंतन योग्यता का विकास करना, बिल्कुल सही बात है। समालोचनात्मक और चिंतन योग्यता का विकास करना ही पाठ्य पुस्तक में पहेलियों और वर्ग पहेलियों का शामिल करना का उद्देश्य है। चलिए ये हो गया आपका सही आंसर। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आपकी कक्षा में एक दृष्टिबाधित विद्यार्थी और एक भाषा शिक्षक के रूप में आप क्या करेंगे, उस बालक के साथ सहानुभूति भरा व्यवहार करेंगे, नहीं सहानुभूति नहीं दिखाना है। बालक को अन्य बच्चों की तुलना में निम्न स्तर के निष्पादन की छूट देंगे, नहीं, कट गया। नियमित कक्षा में उनकी मदद करेंगे, उसके साथियों को मदद करने के लिए कहेंगे, नहीं ये नहीं है। मदद क्या करेंगे उसको, ये एक समान हमको व्यवहार अपनाना है। उस बालक के साथ समान व्यवहार करेंगे तथा उसे श्रव्य सामग्री की सहायता देंगे, बिल्कुल सही है। जब वह दृष्टिबाधित है तो उसको आप श्रव्य सामग्री वाला सहायता देंगे ना जी, श्रव्य सामग्री द्वारा सहायता करेंगे, यही सही और सटीक उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ये सामने आपका क्वेश्चन है कि हाँ शिक्षकों को मुख्य रूप से, थोड़ा सा इसको छोटा कर देते हैं नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगा, आप लोग को दिक्कत नहीं होनी चाहिए आप लोग को।
शिक्षकों को मुख्य रूप से प्राथमिक स्तर पर शिक्षकों के आकलन के दौरान एक भाषा शिक्षक को मुख्य रूप से निम्नलिखित में से एक पर ध्यान देना चाहिए। किस पर ध्यान देना चाहिए? औपचारिक साप्ताहिक परीक्षा लेने पर नहीं, अवधि के अंत में परीक्षा लेने पर नहीं, शिक्षा निष्पादन के बारे में विविध तरीकों से जानकारी एकत्र करना और उसे शिक्षार्थियों उनके माता पिता के साथ साझा करने पर, है ना, या फिर होगा भाषा के अभ्यास में वृद्धि और विविधता लाने हेतु प्रतिदिन कार्य करने में गृह कार्य नहीं है, उसका कार्य का बोझ नहीं बढ़ाएंगे। तो बिल्कुल सही और सटीक आंसर आपका 3 निकल के सामने आ गया। तो जैसे ही आप क्वेश्चंस को गलत काटते हैं, गलत ऑप्शंस को, वैसे ही आपको जो है ना सही ऑप्शंस मिल जाता है। चलिए यहां से आप नेक्स्ट क्वेश्चंस देखिए कि निम्नलिखित में कौन सा रंगीन चित्रों एवं बड़े अक्षरों में मुद्रित बड़ी पुस्तकों के उपयोग के बारे में सही नहीं है। ये पूछा है कि सही नहीं है, तो नहीं है। देखिए, तो यह एक सृजनात्मकता है, लोकात्मकता है, ये तो सही है, तो गलत हो गया। ये एक ऐसा बाल केंद्रित वातावरण प्रदान करेंगे, ये तो सही है, तो गलत हो गया। यह साक्षरता के साथ साथ भाषा अर्जनिक संदर्भ प्रदान का, ये सही है, इसलिए गलत हो गया। तो निश्चित रूप से 4 नंबर आपका सही निकल गया। पाठ पुस्तकों से या पाठ पुस्तक की पुस्तकों से अच्छी तथा कक्षावार पाठक या विद्यार्थियों के रूप में पाठ जो अभ्यास से मुक्त है, ये नहीं कोई बात होगा ना। तो ये कोई इंपॉर्टेंट पास पुस्तकों से अच्छी है, इसलिए इसको हम करेंगे। तो ये मुद्रित पुस्तक के बारे में उचित उपयोग नहीं है, तो ये कट गया। लेकिन यही आपका सही हो गया, ये 4 नंबर ही आपका सही हो गया। तो ये इसका 4 नंबर ही सही और सटीक जवाब आपको होगा। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग 10 की तरफ। बच्चे एक या एक से अधिक भाषाओं के ज्ञान के साथ विद्यालय आते हैं। बिल्कुल सही बात है। एक से अधिक भाषाओं का ज्ञान बच्चों की सहायता करता है। किसमें सहायता करता है जी? अन्य भाषाओं एवं नए विषयों को आसानी से सीखने में सहायता करता है क्या? लग तो रहा है। रीति रिवाजों एवं अन्य संस्कृतियों को समझने में करता है क्या? या अन्य विद्यार्थियों के साथ न जुड़ने व संवेदनशील होने में, न जुड़ने में तो नहीं, जुड़ने में करता है, तो कट गया। अधिक अंक प्राप्त करने में नहीं, ये तो कोई बात ही नहीं है, तो कट ही गया। तो 2 तो ऐसे कट गया, बचा 2, 1 और 2। तो अन्य भाषाओं एवं नए विषयों को आसानी से सीखने में वह मदद करता है, क्योंकि जो भाषाओं के साथ बच्चे आते हैं तो वह उस भाषा के मदद से भी नए भाषा को बच्चे को हम सिखाते हैं और विषय को समझाते हैं। तो यही उसकी सही और सटीक होगा कि वह किसमें मदद करेगा? अन्य भाषाओं एवं नए विषयों से आसानी से सीखने में मदद करेगा। रीति रिवाज सीखने से कोई मतलब नहीं है, इसलिए यह कट गया। चलिए अगला है कक्षा 3 के विद्यार्थी की कॉपी को देखते समय भाषा की शिक्षिका ने कुछ त्रुटियां देखी और महसूस किया। क्या महसूस करता है? बच्चे लापरवाह इसलिए वो त्रुटियां करते नहीं, ऐसा नहीं। त्रुटियों के बारे में हमें यह समझ होनी चाहिए कि त्रुटियां क्या है, उपयोगी है बच्चे को सीखने के लिए। बच्चे त्रुटियां करते हैं, वो दोहरा रहे हैं क्योंकि इसके लिए वे उन्हें दंड नहीं दे रही है। नहीं, ऐसा नहीं है, दंड देने की कोई बात नहीं है। बच्चों की त्रुटियां स्वाभाविक है। बिल्कुल सही बात है कि बच्चों की त्रुटियां क्या है, स्वाभाविक है। उनके अधिगम के लिए एक संकेतक है कि कितना वह सीखा, कितना नहीं सीखा। ये तो कट ही गया, तो आपको आंसर तो मिल ही गया। यहां से नंबर 3 बिल्कुल सही और सटीक जवाब हो जाएगा। वाइगोत्स्की के अनुसार देखिए, वाइगोत्स्की के बारे में पूछा है कि बच्चे साथियों के साथ सामाजिक अंतःक्रिया से सीखते हैं। एक भाषा शिक्षक के रूप में अपने पाठ की इस तरह से योजना बनाए कि वे कक्षा में अकेले बैठे। अकेले बैठने की बात तो कभी भी वाइगोत्स्की करता नहीं, क्योंकि अंतःक्रिया की बात करता है। और अंतःक्रिया बात किए बिना, देखिए किए बिना भी कर दिया ना, तो एक तो ऐसे ही कट गया। ऐसी पाठ योजना बनाए जिसमें अंतरक्रिया से बचने के लिए खेल और चर्चा शामिल न किया जाए। ये तो है ही नहीं, अंतरक्रिया की बात ही करता है वाइगोत्स्की, तो ये कट गया। कक्षा में अनुशासन बनाए रखना, ये कोई बात नहीं। अनुशासन की दंड वंड का जहां भी बात हो तो ऐसे ही काट दिया कीजिए आप, तो बिल्कुल आसान हो गया। चौथा आंसर इसका निकल के सामने आ जाएगा, क्योंकि हम जब 3 काट ही दिए शुरू से, तो चौथा ही ना होगा जी आंसर। और चौथा देख भी लेते हैं क्यों होगा। देखिए, जोड़े एवं समूह कार्य के लिए योजना बनाए। देखिए, जब भी बात समूह कार्य की आए तो वाइगोत्स्की आ जाता है नहीं, ताकि वे साथियों के साथ अंतःक्रिया कर सके। इससे अच्छा लाइन और क्या मिलेगा आपको वाइगोत्स्की के बारे में? अंतःक्रिया कर सके, जोड़े समूह कार्य के लिए योजना बनाए। तो यही आपका सही और सटीक जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 113 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा तरीका भाषा शिक्षक के द्वारा अपनाया जाना चाहिए? भाषा शिक्षक के द्वारा अपनाया जाना चाहिए। धारा प्रवाह बोलने वाले विद्यार्थियों को कक्षा में अनुकरणीय विद्यार्थी के रूप में स्वीकार करना, या कक्षा हेतु कुछ कठोर नियम बनाना। ये तो काट ही दीजिए। सुनिश्चित करना है कि कक्षा में सभी विद्यार्थी महसूस करें कि उन्हें स्वीकृति और महत्व दिया जा रहा है, चाहे वह किसी भी भाषा, सामाजिक, संस्कृति पृष्ठभूमि से क्यों नहीं रहता हो। यही बिल्कुल सही होगा। हालांकि अगला भी पढ़ लेते हैं कि यह सुनिश्चित करना कि भाषा कक्षा में सुविधा वंचित पृष्ठभूमि से आने वाले बच्चों को कठिन परिश्रम करना होगा। ऐसा नहीं कोई बात हो गया, तो ये कट गया। और वो पहला तो कट ही गया था, दूसरा भी कट गया। तो नंबर 3 आपका बिल्कुल सही और सटीक जवाब होगा। इसको आप अच्छे से पढ़िएगा, अपने आप पता चल जाएगा कि किसका जवाब यह सही क्यों हुआ। चलिए नेक्स्ट 114 में देखिए, हम लोग देखते हैं। और यह सवाल आपके सामने है कि
भारतीय कक्षाएं बहुभाषी कक्षाएं होती है। बिल्कुल सही बात है। भारतीय कक्षाएं क्या है? बहुभाषी, क्योंकि भारत में कई ज्यादा भाषा बोले जाते हैं ना जी। बहुभाषिकता के इस संदर्भ में ध्यान रखते हुए प्राथमिक स्तर पर बहुभाषी कक्षा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक सर्वाधिक उपयुक्त है? बहुभाषा के बारे में पूछा है कि प्राथमिक स्तर पर बहुभाषी कक्षा के बारे में निम्नलिखित में कौन सा सर्वाधिक उपयुक्त है? सर्वाधिक उपयुक्त है, ये आपसे पूछा गया है। तो शिक्षक को विद्यार्थी की भाषा को नजरअंदाज करते हुए विद्यालय की भाषा को ध्यान देना चाहिए। बच्चा को भाषा को कभी भी नजरअंदाज नहीं करेंगे, उसको हम संसाधन के रूप में लेंगे। बहुभाषा एक संसाधन के रूप में हम लेते हैं, तो ये तो कट ही है ना जी। घर की भाषा या मातृभाषा बोली जानी न कि विद्यालय में, तो ये नहीं कर देंगे कि घर की भाषा घर में बोलो विद्यालय में नहीं बोलो, ये गलत हो गया। बहुभाषा के संदर्भ में प्राथमिक स्तर, भारत में एकल भाषी विद्यालय होनी चाहिए, तो कट ही गया जी। कहां से एकल भाषी विद्यालय होगा जी? ऐसा होगा तो बच्चा को फिर दिक्कत बहुत सामना करना पड़ जाएगा, ये प्राइवेट स्कूल वाला बात हो जाएगा, गड़बड़ हो गया ये। तो ये कट गया। शिक्षक से उनकी स्वयं की भाषा, शिक्षक शिक्षार्थी उनकी स्वयं की भाषा में संप्रेषण करने अभिव्यक्ति हेतु प्रोत्साहित करे एवं उनके विचारों को सम्मान दे। यही बहुभाषावाद के बारे में सबसे अच्छा उपयुक्त बातें कर रहा है कि भारतीय जैसा कक्षा में, भारत के कक्षाओं में बहुभाषिकता के संदर्भ में ध्यान रखते हुए प्राथमिक स्तर पर बहुभाषी कक्षा के बारे में निम्नलिखित में से सर्वाधिक उपयुक्त वर्णन नंबर 4 ही कर रहा है। तो एक बार अच्छा से इसको देख लीजिएगा आप लोग। हम इसको हटा देते हैं, देखिए देख लिया ना। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। भाषा शिक्षक ऐसा कार्य दे जो जोड़े समूह में किया जा सके, क्योंकि बच्चे एक साथ करेंगे तो वे अपना कार्य शीघ्र समाप्त कर लेंगे, लेकिन ऐसा कोई बात नहीं है। शिक्षक का कार्य कम होता है क्योंकि अवलोकन ऐसा नहीं है। कार्य इस प्रकार के अर्थपूर्ण कार्य को बच्चे एक दूसरे की सहायता करते हैं और सीखते हैं। बिल्कुल सही है। इस प्रकार समूह में कार्य देने से अर्थपूर्ण कार्यों से बच्चे क्या करते हैं? एक दूसरे की सहायता करते हुए सीखते हैं या उनके बीच अधिक अंक प्राप्त करना। अधिक अंक वाला तो कोई बात ही नहीं है। तो ये 3 नंबर बिल्कुल सही होगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। और ये कितना नंबर सवाल था? 16 नंबर का सवाल देखते हैं। ये देखिए थोड़ा सा दिक्कत है, दिखाई दे रहा है हालांकि। देखिए, एक अध्यापिका का अपनी कक्षा में इस बात का ध्यान जाता है कि बच्चे को भाषा पढ़ने में, देखिए यहाँ बात पढ़ने में लगा, पढ़ने और समझने में कठिनाई हो रही है, तो यह खाली जगह लक्षण हो सकता है। जब पढ़ने में कठिनाई हो तो आप तो साफ साफ जानते हैं कि वो डिसलेक्सिया, पढ़ने में और क्षमता के अंतर्गत आ जाएगा। तो इसके बारे में तो समझाना ही नहीं है। ये सब तो इतना बार पढ़ाएं, इतना बार बात किए कि जिस पर बोलने का मन ही नहीं करता। निम्नलिखित में से कौन सा कथन है कि प्राथमिक स्तर पर आकलन करने में संदर्भ में सही है? प्राथमिक स्तर पर आकलन करने के लिए संदर्भ के दृष्टि में सही है, यह आपसे पूछा गया है। तो आकलन प्रत्येक छात्र के अंत में करना चाहिए, ये नहीं है, गलत हो जाएगा। आकलन राज्य आधारित होनी चाहिए, ये भी गलत हो जाएगा। आकलन विद्यालय आधारित तथा शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के साथ समावेशित होनी चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल सही है। और आकलन वर्ष के एक बार, ये तो कट ही गया। तो नंबर 3 तो आपका आ ही गया। इतना आसान सा सवाल था, आप लोग इसके आज भी ऐसे ही क्वेश्चंस को कोई गलत कर दिया। हालांकि बहुतों का तो बहुत अच्छा मार्क्स आया हिंदी में, लेकिन कुछ का जो है ना मेरे आप लोग को थोड़ा निराश किए हैं आप लोग। निम्नलिखित में से आप किसे भाषा की कक्षा की हेतु एक प्रमाणिक सामग्री के रूप में स्वीकार करते हैं? प्रमाणिक सामग्री के रूप में तो आप पढ़े होंगे, प्रमाणिक सामग्री के रूप में पाठ्य पुस्तक, कार्य पुस्तिका नहीं होगा, बल्कि पाठ्य पुस्तक होगा, क्योंकि पाठ्य पुस्तक के बारे में विस्तार से हम लोगों ने बात किया है। इसके बाद कक्षा 5 एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों से कहती है कि आप इस सत्र में किए गए अपने काम, जैसे कि अपनी ड्राइंग, कविताएं, कहानियां, वर्कशीट, अन्य सामग्री के विशिष्ट फोल्डर में रखें और विद्यार्थी इस फोल्डर का नाम, फोल्डर को क्या कहा जाता है? तो ये फोल्डर हमने बताया था, जब सारी डिटेल्स को एक साथ रखते हैं ना तो वह कहलाता है पोर्टफोलियो। वह क्या कहलाता है जी? पोर्टफोलियो कहलाता है। इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। पोर्टफोलियो के बारे में हमने काफी अच्छा से आपको लिखाया है और पढ़ाने की कोशिश किया अच्छा से। तो ये आपका सवाल खत्म हो गया। यहाँ से एक क्वेश्चन नहीं दिख रहा, चलिए कोई बात नहीं। तो यहाँ तक ठीक था, आप लोगों को अच्छा लगा होगा निश्चित रूप से। और इस तरह से सवाल को बनाइए, समझ के बनाइए और गलत उत्तरों को पहले छांटिए और आराम से आपका सवाल बनेगा। हिंदी में आपका आराम से 30 में 27-28 नंबर आ जाएगा अगर आप अच्छे से पढ़ते हैं। तो मेरा भी 28 नंबर आया था। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का।